वेलकम फ्रेंड्स। तो स्टोरी के अगले पार्ट पर आते हैं। चीन वालों ने इस बात को छुपाए रखा कि उन्होंने दूसरे आकाशगंगा में जाने की तकनीक की खोज की है, पर चीन वालों ने यह काम करने के बाद भी अपनी वाह के डिंगे हाँकने के बजाय चुप रहना जरूरी क्यों समझा। यह बात समझ में नहीं आ रही थी। नहीं तो अपनी हर कामयाबी पर हर बार यह जताने की कोशिश में रहते हैं कि हम ही दुनिया की असली सुपर पावर है। यह गौर करने की बात तो है ही कि इस कारण इकबाल और मेरी जानू को बताया कि तुम इस बात को वह लोग पब्लिक क्यों नहीं कर रहे, इसकी वजह कि तुम लोग पता करने की कोशिश कीजिए। इकबाल और मेरी एक साथ रह के एक दूसरे के करीब आने लगे थे। इकबाल अब सोफिया को ज़्यादा कॉल नहीं करता था। वह बीजिंग में मियाँ बीबी का रोल करके अब एक दूसरे की बातें समझने लगे थे और एक दूसरे के काम के वक्त जान भी बचाई थी। वहाँ चीन में उन दोनों को से बहुत ज़्यादा ऑपरेशन सफल किए थे। वहाँ चीन में उन दोनों ने बहुत से ऑपरेशन सफल पार किए थे। इस वजह से दोनों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। दोस्तों, यह एक काल्पनिक स्टोरी है और फ्यूचर बेस है। तो नारायण राव को मंगल पर मिले मिनरल्स की मदद से उनके कंपनी ने तेजी से प्रगति हुई और वह वर्ल्ड का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। और वह अब स्पेस में रेगुलर हर 1-2 महीने में सैटेलाइट या रोवर भी भेजने लगे, क्योंकि अब उनके पास टाइटेनियम और एल्यूमिनियम के बहुत ज़्यादा साठे यानी कि स्टोरेज हो चुके थे और वह बहुत ज़्यादा मिनरल्स पृथ्वी पर ले आते थे। इस कारण इसरो को भी वह मिनरल्स की सप्लाई किया करते थे। श्रेयस को अब बार बार सोफिया ने उसकी बेइज्जती की याद आ रही थी और उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने उस वक्त जवाब क्यों नहीं दिया। इस कारण वो अपने आप को कोस रहा था, लेकिन उसके मन ही मन सोचा था कि जब मौका मिलेगा तो सोफिया का ज़रूर बदला लेगा और उसे अच्छे से जवाब देगा। और उसे यह मौका मिलने के लिए ज़्यादा इंतज़ार की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसरो का एक प्रोजेक्ट उन्हें मिला था और उसमें इसरो की तरफ से सोफिया भी थी। इस कारण अब उसे उसका बदला लेना आसान था। इकबाल को बीजिंग में एक लेडी साइंटिस्ट से इंफॉर्मेशन निकालनी थी। वह लेडी एक अपार्टमेंट में रहती थी। वह अकेली रहती, खाना पीना सब बाहर ही किया करती थी। इकबाल जब आया था तभी उसने उसी से दोस्ती की थी। उसके ज़्यादा दोस्त न होने के कारण वह भी अपने मन की बातें उसे किया करती थी और इकबाल उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। एक बार में ऐसे ही एक दिन डिस्को बार में वह बैठे थे। तब बातों बातों में बात कर रहे थे। उसने बताया कि उन्हें तब उस लेडी ने बताया कि उन्हें दूसरे आकाशगंगा में एक जगह जीव होने की आशा है और गवर्नमेंट ने उन्हें 2047 में वहां जाने के लिए यान बनाने का आदेश दिया है। इकबाल ने उससे पहले दूसरे आकाशगंगा की खोज का भी उससे पता चलाया था। इस कारण इकबाल ने उससे दोस्ती की और उससे इंडिया के लिए ज़रूरी जानकारी निकालने की कोशिश किया करता था। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इकबाल से खबर मिलते ही
अब उसे और मेरी को भी इंडिया वापस बुलाया और जो भी थोड़ी बहुत टेक्निकल बातें थी वह बताने को कहा और उन्हें कहा कि हम पैसा खर्चा करने को तैयार हैं, पर कैसे ही करके हमें भी दूसरे आकाशगंगा में जाकर जीव सृष्टि ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और हो सके तो चाइना से पहले ही हमारा मिशन पूरा होना चाहिए। हमने इस काम के लिए प्राइवेट प्लेयर को भी साथ लिया है ताकि हमें फंड की कोई कमी ना हो। कहाँ से तो यह बातें सामने आ गई कि इंडियन गवर्नमेंट अपना बहुत सारा पैसा स्पेस में यूज कर रहा है। इस कारण नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एनजीओ और कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो मानव के अंतरिक्ष में अतिरिक्त हस्तक्षेप से नाखुश थे, वह आंदोलन कर रहे थे। 1 जनवरी 2047 को इकबाल मेरी, सोफिया और श्रेयस को भी अपने पापा से जीत कर मिशन से जुड़ने का फैसला किया और वह मिशन से जुड़ गया। उसकी योजना तो कुछ और ही थी। उसे तो सोफिया से बदला लेना था। वह सब मिले, उन्हें टारगेट दिया कि भारत को आज़ादी मिले 100 वर्ष हुए हैं। यह आज़ादी मिले 15 अगस्त 2047 को 100 वर्ष पूरे होंगे, तो उससे पहले ही हमें दूसरी आकाशगंगा में जाकर हमें जीवन की खोज करना चाहिए। इस मिशन में जो भी जरूरी थी उस सब की जल्द से जल्द सब चीज़ों पूरी करने की कोशिश की जा रही थी। कुछ लोग इस प्रोजेक्ट के पक्ष में बात कर रहे थे, कुछ लोग इसके विरोध में बात कर रहे थे, मगर गवर्नमेंट ने तो जीत पकड़ ली थी कि कुछ भी हो जाए हमें यह हासिल करना ही चाहिए। कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलेंगे। बाय बाय।